हेलो बच्चों, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर विमला नेगी। आई एम बैक टू टीच यू व्हाट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज तो पूरा पक्का समझाना ही है तुम्हें कि कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। अब आपने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। उस डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा था कि एक स्ट्रेट आपने क्या लिया था, राउंड शेप सीट की, और दूसरा आपने क्या लिया था, कलर ऑफ सीट राउंड येलो, और इसका कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म आपने लिया क्या, रिंकल्ड ग्रीन। ये दोनों पेरेंट्स। अब हमने क्या करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो हमारे F1 हाइब्रिड थे, जितने भी F1 हाइब्रिड थे, सब क्या आए हमारे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये आए हमारे F1 और इनका जीनोटाइप क्या था, हेट्रोजाइगस, और फिनोटाइप क्या था, डोमिनेंट। ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन। जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमारे पास टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितने मिले थे? टाइप्स ऑफ गैमेट्स हमें क्या मिले थे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एंड दोनों स्मॉल। अब हमें 4 टाइप के गैमेट मिले। चलो अब इन गैमेट का ही एनालिसिस कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखो, इन गैमेट्स में 50% गैमेट ऐसे हैं जिसके पास क्या है, कैपिटल आर, और 50% ऐसे हैं जिसके पास क्या है, स्मॉल आर। और ठीक आप ऐसे ही देखो कि 50% गैमेट ऐसे हैं आपके जिसके पास में क्या प्रेजेंट है, 50% गैमेट्स में आपके पास में क्या प्रेजेंट है, कैपिटल वाई, और 50% ऐसे हैं जिनके पास में क्या प्रेजेंट है, स्मॉल वाई। तो what we have learned from this, इससे हमने क्या सीखा? देखो, इससे ये सीखा कि कैपिटल आर का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो कैपिटल वाई से लिंक नहीं है। और इसका जो रिजल्ट हमने आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्मॉल वाई is always not linked with what, small r। ये देखो, दोनों क्या है, अलग अलग भी हो सकते हैं। और ये हर गैमेट कितने परसेंटेज में है, इफ वी लुक फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच गैमेट, हर गैमेट की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 25% फ्रीक्वेंसी है। और जो हमको टोटल जीनोटाइप मिले, तो जो हमारे टोटल जीनोटाइप थे, हमने कल पढ़े थे 9 टाइप के थे, और टोटल फिनोटाइप हमारे कितने टाइप के हैं, तो सबसे पहला फिनोटाइप मिला आपको क्या, राउंड एंड येलो। ये आपको कितने मिले थे, 9। फिर आपको मिले राउंड एंड ग्रीन, ये आपको कितने मिले, 3। देन यू गॉट रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो आपको कितने मिल गए, 3। फिर आपको क्या थे, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन आपके कितने हैं, 1। तो आउट ऑफ 16, 9 बोथ डोमिनेंट, आउट ऑफ 16 शेप इज डोमिनेंट, कलर रिसेसिव, out of 16, 3 with the shape recessive and color dominant, and here out of 16 only 1 has got both recessive trait.
सो दिस रेशियो इज एक्सप्लेनिंग व्हाट, ये रेशियो क्या एक्सप्लेन कर रही है? ये रेशियो एक्सप्लेन कर रही है कि जो आपका राउंड शेप है वो येलो से लिंक्ड नहीं है। राउंड वी कैन काउंट इंडिपेंडेंटली, हम काउंट कर सकते हैं। टोटल हमारे पास में राउंड कितने हैं? 12। और रिंकल कितने हैं? इफ आई लुक फॉर राउंड, हाउ मेनी? 12। इफ आई से wrinkled, तो हमारे wrinkled कितने हैं? 4। तो हमारी रेशियो क्या आ गई? 3:1 रेशियो आ गई। तो क्या है कि R is not linked with the capital Y, and जब इनहेरिटेंस होता है तो R will inherit independently and they segregate. And small r, यहाँ पे आप देखो, small r is not linked with small y. Capital R is not linked with capital Y. अब आप देखो कि that is the reason why, यही कारण है कि हमको यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल मिल रहे हैं, ये क्या है? हमें नए कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, नए कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। सो दिस प्रूफ कि देयर इज अ इंडिपेंडेंट assortment, their distribution of the trait is independent to each other if we consider more than one contrasting pair of character. अगर हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर लेके स्टडी करते हैं तो हर कैरेक्टर अपने अलग मेथड से एक दूसरे पे डिपेंड ना होकर इनहेरिट करता है। यही मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या है कि मेंडल का जो ये वाला रूल है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ एक ही रूल मेंडल का यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो ये अगर मैं तुम्हें ना बताऊं कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्यों नहीं है तो ये टॉपिक तो हमारा अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि दिस प्रिंसिपल ऑफ मेंडल इज व्हाट, व्हाई दिस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। इसके लिए मैं आपको पहले क्या बताऊंगी, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट जिसको देख के आप समझ जाओगे कि ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्यों नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्या है, दिस इज F1 हाइब्रिड और उसके पास में 4 डिफरेंट टाइप्स के क्या है, जीन है और यू कैन से ट्रेट। अब देखो, मैंने ये एक क्रोमोसोम बनाया। यू ऑल नो क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन पेयर। क्रोमोसोम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। और क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स। Say for example, if capital R gene is present here, capital Y is present here, small r is present here और small y। एक तो कंडीशन ये है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? कैपिटल स्मॉल, ठीक है, सेम जीनोटाइप। अब इसी कंडीशन को मैं दूसरे तरीके से लिखती हूँ। अब मैंने बनाया ये 1 क्रोमोसोम और इसके ऊपर यहाँ पर कैपिटल R प्रेजेंट है। इसका दूसरा पेयर और यहाँ पे प्रेजेंट है स्मॉल r। एंड 1 more pair of chromosome, here you have capital Y। और एक और क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा ये दोनों पेयर हैं, ये दोनों पेयर हैं, और दिस इज स्मॉल y। इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कैपिटल R स्मॉल r
जीनोटाइप दोनों का सेम है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, इसका जीनोटाइप भी सेम है और ये वाला जीनोटाइप भी क्या है? सेम है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग, सेग्रीगेशन जब होगा तो ये दिस विल सेपरेट, ये अलग सेपरेट हो जाएगा, ये अलग सेपरेट होगा, गैमेट्स बनाएंगे। आपको पता है कि गैमेट्स अपने ट्रेट के लिए हमेशा क्या होते हैं? प्योर होते हैं। ये सेपरेशन हो गया। और ये अगर सेग्रीगेट होगा तो गैमेट हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर एक गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और दूसरा गैमेट हमारा बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में? मेंडल ने जो जीन्स की स्टडी करी, जिन फैक्टर्स की स्टडी करी, they were present on different chromosome। वो कहाँ प्रेजेंट थे? डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेंडल ने जिस जीन की जिन फैक्टर्स की स्टडी करी वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे, इसीलिए उसने इंडिपेंडेंट वो असॉर्ट कर सके। लेकिन अगर क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होंगे? अगर सेम क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकते। इसका एक रीजन है कि जो क्रोमोसोम तो 1 यूनिट है और उसके ऊपर बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, तो जो जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो एक साथ इनहेरिट करते हैं और उस प्रोसेस को हम लिंकेज कहते हैं, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन आज आपको ये पढ़ना है कि मेंडल क्यों सक्सेस हुआ। मेंडल ने अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अपने सारे एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया। कैसे कर पाया? क्योंकि ये उसकी किस्मत थी, ये उसका लक था कि उसने जो भी जीन्स स्टडी करे वो उनके सारे फैक्टर अलग अलग क्रोमोसोम के पास थे, तो वो सेग्रीगेट कर गए। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि अगर जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? सेम क्रोमोसोम के ऊपर, तो वो सेग्रीगेट नहीं करते। तो दिस इज व्हाट, ये क्या है? लॉ का एक्सेप्शन। दिस इज व्हाट द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रूव द लॉ। ये लॉ को प्रूव करेगा और ये लॉ का क्या है? एक्सेप्शन है, ये इसको प्रूव नहीं करेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आपको समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखना। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए हमें कौन से रेशो को एक्सप्लेन करना है? 9:3:3:1। और मेंडल के सक्सेस का रीज़न क्योंकि उसके सारे जीन कहाँ थे? अलग अलग क्रोमोसोम में। और इसका ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते, उसको हम असॉर्ट आउट नहीं कर सकते, वो लिंकेज शो करते हैं। थैंक यू।